नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा अग्रवाल और मैं इंदिरा आईवीएफ की रतलाम ब्रांच में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूं। आज हम बात करेंगे क्या 40 की उम्र पार करने के बाद भी एक औरत मां बन सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कंपटीशन के दौर पे हमारे पास समय ही नहीं रहता। कंपटीशन की इस एरा में हम भागते भागते ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी फैमिली भी साथ करनी है और कई बार इतनी देर हो जाती है कि फिर हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर हमने कहाँ गलती कर दी। 40 की उम्र के बाद क्या हम मां बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मरीज बहुत समय तक ट्राई करते रहते हैं बट उनको प्रेगनेंसी हाथ नहीं लगती। बहुत सारी ओव्यूलेशन स्टडी, IUI, इन सब को ट्राई करने के बावजूद भी जब प्रेगनेंसी हाथ नहीं लगती तब सिवाय निराशा के और कुछ नहीं बनता। इन दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक बहुत अच्छा आज उपाय मौजूद है और वो है IVF का। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर बढ़ती उम्र में क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी हाथ नहीं लग पाती। जब हम अपनी माँ के पेट में ही होते हैं तो भगवान हमें एक सीमित नंबर के अंडे दे देता है। अब ये अंडे जैसे माहवारी आना शुरू होती है तब उस मादे उस गोडाउन में से कुछ अंडे आते हैं बड़े होने के लिए, बट सारे अंडे बड़े नहीं होते। उनमें से कुछ अंडे आते हैं बड़े होने के लिए और उनमें से सिर्फ एक अंडा या 2 अंडे बड़े होते हैं और वो फिर बड़े होकर ट्यूब में आते हैं। यहाँ पर ये करीब 24 से 48 घंटे के लिए स्पर्म के लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर इस बीच उसे स्पर्म मिल जाता है तो भ्रूण बन जाता है और यह भ्रूण ट्यूब से निकलकर बच्चेदानी में आता है और बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है उसमें अपनी जड़ें जमाता है। अब यहाँ पर इसका 9 महीने तक भरण पोषण होता है और फिर बच्चे की डिलीवरी होती है। अगर मान लीजिए इस 24 से 48 घंटे के बीच में उसे स्पर्म नहीं मिलता है तो उस महीने आए हुए या रिक्रूट हुए सारे अंडे नष्ट हो जाते हैं और जो हमारी ओवरी होती है वो नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होती है। समय के साथ साथ ये जो हमारी क्वांटिटी ऑफ एग्स होते हैं और जो क्वालिटी ऑफ एग्स होते हैं दोनों ही कम होती जाती है। जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती जाती है वैसे वैसे क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि अब जितने अंडे रिक्रूट होने चाहिए थे उससे बहुत कम संख्या में एग्स रिक्रूट होते हैं और क्वालिटी का मतलब कि अब वो जो हमारी जो इनिशियल जो क्वालिटी रहती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब ये जो एग्स होते हैं इनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स या क्रोमोसोमल एनामलीज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है या तो फिर न्यूक्लियोइड होते ही नहीं है। इन जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स वाले एग्स के साथ अगर स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है तब ये जो भ्रूण बनता है या तो फिर इसका बहुत जल्दी मिसकैरेज हो जाता है और अगर ये कंटिन्यू कर भी गया तो बच्चे में जेनेटिक बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है या बच्चा जेनेटिक बीमारी वाला ही होता है। तो बढ़ती उम्र के साथ इसीलिए कहते हैं कि जेनेटिक बीमारी होने की संभावना बढ़ती जाती है। ये जो जेनेटिक बीमारी होती है ये जरूरी नहीं है कि ये कम उम्र की जो स्त्री है उसके साथ ना हो, ये उसके साथ भी पॉसिबल है बट उसका जो प्रतिशत होता है वो काफी कम होता है। बट 35 साल के बाद यह जो प्रतिशत होता है जेनेटिक बीमारी होने का ये 2 गुना हो जाता है और इनफैक्ट 40 के बाद 3 गुना हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी स्त्रियां क्या करें? क्या वो कभी मां नहीं बन सकती? तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, IVF आज एक बहुत ही बढ़ता हुआ और एक बहुत ही साइंस की एक देन है जिसके द्वारा हम प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा अधिक हो गई है, आपकी 35 ईयर्स के ऊपर है या फिर 40 ईयर्स के ऊपर है, तब आप IVF के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकती हैं। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको इंजेक्शंस देंगे। ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये माहवारी के दूसरे दिन से चालू होते हैं। करीब 10 दिन 12 दिन आपके एग्स की स्टेटस को देखते हुए हम इंजेक्शंस देते हैं। फिर जब आप और बीच बीच में सोनोग्राफी की मदद से आपके जो एग्स हैं उनको मॉनिटर करते हैं। जब वो एक निश्चित साइज के हो जाते हैं तब हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ये जो एग्स रहते हैं इनको शरीर के बाहर निकाल लेते हैं। इन एग्स को आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाकर हम भ्रूण बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। फिर इसे हम लैब में कल्चर करते हैं। ये जो कल्चर होता है या तो फिर 3 दिन तक किया जा सकता है या फिर 5 दिन तक किया जा सकता है। 5 डेज का जो एम्ब्रियो कल्चर होता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एक बार जब एम्ब्रियो तैयार हो गया तब उसके बाद हम उस पर प्री जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं।
इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि उस भ्रूण में कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, वो यूप्लॉइड है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी खराबी है या कोई भी जेनेटिक बीमारी है या वो यूप्लॉइड नहीं है, तब ऐसे एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर देना ही बेहतर होता है। और अगर वह जो एम्ब्रियो अच्छा है, जो यूप्लॉइड है और उसमें जेनेटिक बीमारी नहीं है, उस एम्ब्रियो को हम ट्रांसफर करेंगे, एक तो हमारा जो ट्रांसफर का सक्सेस रेट होता है वह काफी हद तक बढ़ जाता है, हम मिसकैरेजेस से बच सकते हैं और इस तरह से हम प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। 35 इयर्स के बाद हम हर स्त्री को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने एम्ब्रियो पर प्री जेनेटिक टेस्टिंग जरूर करवाएं। इससे हम काफी हद तक जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो आती है अगर समझ लीजिए आपके शरीर में एग्स बचे ही ना हो या आपको मेनोपॉज हो चुका हो, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपके यूट्रस की स्टेटस को देखा जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। अगर मेनोपॉज हुए बहुत समय हो गया है तब उसकी प्राइमिंग करते हैं, आपको हार्मोन्स देते हैं। जो यूट्रस बहुत सिकुड़ गया है क्योंकि अब हार्मोन्स बचे नहीं है आपके शरीर में, तो इस कारण से यूट्रस सिकुड़ने लगता है, तो इस यूट्रस को हम नॉर्मल साइज का करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर की परत देखते हैं और फिर उसके बाद आपके एग्स के लिए, क्योंकि अब एग्स की जो संख्या है वो कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें बाहर से एग्स लेने होंगे। बाहर से एग्स लेने के लिए हम एक आपसे मिलती जुलती लेडी का, जो कि कम उम्र की है, जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और जिसके फैमिली में कोई भी जेनेटिक बीमारी नहीं है, ऐसी लेडी से एग्स लेते हैं। हम उसको 8 से 9 दिन तक इंजेक्शंस लगाते हैं। जब वो एग्स बड़े हो जाते हैं, प्रॉपर साइज के हो जाते हैं, तब हम उसके एग्स जो रहते हैं शरीर से बाहर निकालते हैं और फिर इन एग्स को आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, इनको कल्चर करते हैं 5 डेज तक और हम एम्ब्रियो बनाते हैं। इस एम्ब्रियो को, जो अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियो रहते हैं, वो आपके शरीर में हम ट्रांसफर कर देते हैं। आपके बच्चेदानी में ये जो एम्ब्रियो रहता है इम्प्लांट होता है और यहाँ पर ही इसका भरण पोषण होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम डोनर एग ले लेंगे तो फिर तो हमारा तो कुछ बचेगा ही नहीं, बट मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, वो आपकी है। जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो आपका हो रहा है, तो डेफिनेटली ये बच्चा आपका होगा और इसमें आपका रोल रहेगा। आप इसे पढ़ाएंगी, बढ़ाएंगी, आपके संरक्षण में पढ़ेगा, तो फिर ऑब्वियसली ये बच्चा आपका ही होगा। और देखिए, जैसे हम ऐसा कहते हैं ना कि अगर समझ लीजिए हमारी कोई एक किडनी खराब हो गई या अगर हमारे को कुछ हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तभी तो हम बाहर से या किसी डोनर का किडनी लेते हैं ना। अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बाहर से लेने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमारा एम है हमारी प्रेगनेंसी लगे, बच्चा हमारा हो, तो फिर उसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े, हमें उसे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। डोनर एग लेने के बाद अगर बच्चा होता है तो वो डेफिनेटली आपका ही होता है। जो तीसरी प्रॉब्लम आती है, कई बार जब हमने यूट्रस एट्रोफिक हो चुका है, हमने यूट्रस को हार्मोन्स दिए, उसके बाद भी वो यूट्रस प्रॉपर साइज का नहीं, उसकी जो अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो बहुत थिन है, तो भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जिसकी मदद से हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। हम हिस्ट्रोस्कोपी से हम जो कैविटी है उसको थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम PRP करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसकी मदद से हम जो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वह अच्छी है, बेटर करते हैं। बट मान लीजिए अगर इन सब के बावजूद भी आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो एक निश्चित जो साइज होना चाहिए उसके आसपास भी नहीं है, तब हमें सरोगेसी की मदद लेनी पड़ेगी। सरोगेसी में हम आपके एग्स लेते हैं, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स लेते हैं और फिर दोनों को मिलाते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। हम उसके बाद उसका एम्ब्रियो बनाते हैं, इस एम्ब्रियो को कल्चर करते हैं और एक स्वस्थ महिला की, जो जिसका स्वस्थ बच्चेदानी रहती है, उसके अंदर हम ट्रांसफर कर देते हैं। इस बच्चे का एक आपका रहता है तो फिर, और स्पर्म भी आपका रहता है, तो इस कारण से जो होने वाला बच्चा होता है वो डेफिनेटली आपका होता है। देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, आपको जानना ये है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। उसके लिए सबसे जरूरी है आप एक अपना मन बनाइए, आप आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए। आप अपने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, आप अपने IVF कंसल्टेंट के पास जाइए, उनसे पता करिए कि आखिर आप में क्या क्या परेशानियां हैं और आपको अभी तक संतान सुख क्यों नहीं प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट मेथड है जिसको करके आप प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद।